सीरिया में जब बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ तो इसके बाद मुल्क में भारी ताकतों के लिए रास्ते खुल गए। इसराइल ने गोलान हाइट्स का बचा खुचा हिस्सा भी कब्जा लिया। इसके अलावे अमेरिकी फौज को भी सीरिया में और तेजी से पैर पसारने का मौका मिल गया। लेकिन तुर्की जो इस्लामिक वर्ल्ड का बादशाह बनने का ख्वाब देखता है, उसे एक तरह से शिकस्त मिली क्योंकि सीरिया में उनकी उपस्थिति कम हो गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तुर्की सीरिया में बहुत जल्द ही घुस सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि तुर्की और इसराइल सीरिया में आमने सामने हो सकते हैं। तुर्की की सोनार रिसर्च कंपनी के सदर हकान बायराकी ने तुर्की की सैन्य शक्ति पर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि तुर्की की सैन्य शक्ति में क्षेत्रीय संतुलन बदलने की ताकत है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की की सेना चाहे तो वो 72 घंटे में तेल अवीव में प्रवेश कर सकते हैं। बायराकी ने कहा, अगर तुर्की की सेना चाहे तो 72 घंटे में तेल अवीव में घुस सकती है। ये ना तो कोई धमकी है और ना ही कोई अतिशयोक्ति। ये इस बात का साफ संकेत है कि तुर्की और उनकी सेना में कितनी बड़ी रोकथाम की ताकत है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तुर्की सीरिया के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? क्या तुर्की सीरिया इसराइल से सीधी लड़ाई के मूड में है? जानकार तो ये भी मानते हैं कि तुर्की सीरिया में किसी भी सूरत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर इसराइल उससे उलझना नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुर्की से जंग हुई तो ये हमास या हिजबुल्लाह जैसी नहीं बल्कि उससे भी कई गुना खतरनाक लड़ाई होगी। तुर्की अपने आप में एक शक्तिशाली मुल्क है। यही वजह है कि न सिर्फ इसराइल बल्कि कोई भी दूसरा देश उससे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। ऊपर से नेतन्याहू पहले ही जंग की वजह से अपने देश में विद्रोह का सामना कर रहे हैं। नेतन्याहू जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो इस दौरान तुर्की और सीरिया के मामले पर दोनों की बातचीत हुई। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम नहीं चाहते सीरिया का इस्तेमाल तुर्की सहित कोई भी इसराइल पर हमला करने के लिए आधार के रूप में करे। उन्होंने कहा कि तुर्की के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की है कि इसराइल तुर्की के साथ संघर्ष को कैसे टाल सकता है। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों के बीच में संघर्ष रोकने के लिए एक अच्छे मध्यस्थ हो सकते हैं। इस दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि तुर्की के साथ इसराइल का जो भी मसला है, मुझे लगता है कि मैं इसे सुलझा सकता हूं। कहा जा रहा है कि ट्रंप और इसराइल भले ही तुर्की के साथ संबंधों की बेहतरी के लिए कितनी बातें कर लें, लेकिन सच ये भी है कि तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में ऊंचा दर्जा पाना चाहता है, न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के दम पर बल्कि ताकत के बूते पे भी वो चाहता है कि उसका कोई कंपटीटर ना हो। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने एक और अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया है, तो वहीं ईरान की दूसरी ओर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार रखा है। ऐसे में ईरान पर जंग का संकट गहराता जा रहा है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अपने असलखानों यानी शस्त्रागारों को भरना शुरू कर दिया है। कुछ वक्त पहले ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड आर्टिलरी का मुजाहरा पेश किया था। अब ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन की एक झलक दुनिया के सामने पेश की है। ये ड्रोन बेहद खतरनाक है और इनकी रेंज भी अच्छी खासी है। इस ड्रोन का नाम है अराश 2। अराश 2 एक आत्मघाती ड्रोन है। ये ड्रोन विस्फोटक नहीं फेंकता बल्कि अपने आप में ही एक विस्फोटक है। ईरानी फौज की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा कि अराश 2 लंबी दूरी तक मार करने वाले अहम ड्रोन्स में से एक है जो टारगेट को बेहद सटीकता से भेज सकता है। हैदरी ने कहा कि अराश 2 लंबी दूरी तय तो कर ही सकता है, साथ ही इसमें रडार से बचने की भी सलाहियत यानी क्षमता है।
ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी है जो बेहद विनाशकारी है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ड्रोन ईरानी फौज की अत्याधुनिक तकनीकी है जिसे देश के रक्षा उद्योग विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। ये ड्रोन अराश 1 का एडवांस वर्जन है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य पर हमला करने और उसे नेस्तनाबूद करने से पहले सफलतापूर्वक जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर सैदरी ने साल 2022 में साफ तौर पर कहा था कि ये ड्रोन इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में जैसे तेल अवीव और हाइफा के तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि उन्होंने ये बात उस समय इसराइल के लिए जरूर कही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो ऐसे में ये ड्रोन ईरान के लिए जरूरी हथियार और जंग को एक निर्णायक रूप देने का काम कर सकते हैं। इस ड्रोन को तेज रफ्तार देने की कोशिश की गई है। इसके लिए ड्रोन के पंखों को डेल्टा प्रकार से बनाया गया है। तमाम पाबंदियों के बीच ईरान रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, ईरान इसकी एक मिसाल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए घातक हथियार बनाए हैं जो ड्रोन तकनीक में ईरान की भारी और तेज प्रगति को दर्शाता है। मैदानी जंग में उच्च स्तर की सटीकता के साथ लंबी दूरी के हमले करने की इसकी क्षमता ने पश्चिमी एशिया में दबदबा बनाया है और देश की बढ़ती सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है। ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत का मुजाहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है। पिछले कुछ समय में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बहुत तेज करने की कोशिश की है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है, लेकिन ये कोई अरब देश नहीं बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस एक बेहद अहम मकाम है रणनीतिक नजरिए से। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है और सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है बनिस्बत डियागो गार्सिया एयरबेस के। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले ये एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था इस पूरे खित्ते में। तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्त बदल गया है, हालात बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ईरान को घेरने अमेरिका ने जाल बिछाया है और बगराम एयरबेस टेक ओवर कर लिया है। इसमें तालिबान हुकूमत की मंजूरी भी शामिल है। एक दौर में इस इलाके में तालिबान और अलकायदा से लड़ने वाला अमेरिका अब ईरान को घेरने यहां पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात भी कोई खराब नहीं है, दोनों के दरमियान बातचीत होती रहती है। ईरान में बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के शरणार्थी या पनाहगुज़ीन रहते हैं। ईरान ये दबाव भी तालिबान पर बनाता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत में वहां की माइनॉरिटी को भी हिस्सेदारी मिले। कुछ जानकार मानते हैं कि डील के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस दे दिया है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी? मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी अभी ना कर रहे हैं, लेकिन चाहे अरब देश हो या तालिबान, वक्त आने पर अमेरिका को मना करने की शायद ही किसी की हिम्मत हो। भले ही फौरी तौर पर इससे इनकार किया जाए, लेकिन सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्क शिया बहुल ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में किसी न किसी रूप से अमेरिका का साथ देते नजर आ रहे हैं। और तालिबान जैसे अमेरिका मुखालिफ का अमेरिका को बेस दे देना बताता है
कि अपने अपने मफाद के लिए सभी अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के जरिए बगराम बेस को फिर से टेक ओवर करने की औपचारिक घोषणा इसी हफ्ते की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम बेस पर उतरे, जिनमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर और दीगर साजो सामान, साथ ही खुफिया अधिकारी, यहां तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी मौजूद थे। तो क्या हिंद महासागर में डियागो गार्सिया और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के बाद अब ईरान के खिलाफ नई जगह से अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है, जहां से सटीक निशाना लगाया जा सके? इसके पीछे आपको तालिबान की मंशा क्या लगती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।